हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ईवीएस के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन होंगे, पूरा एक सेट है। ये प्रीवियस के क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में अपना स्कोर भी मेंशन करिएगा कि कितना आपका स्कोर बन पा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग CDP है, हिंदी है, यानी सारी सब्जेक्ट के आपको प्रीवियस के क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हो चुके हैं। 5 बजे की जो क्लास होती है उसमें हम लोग SST डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ प्रीवियस के क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो अगर आप पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर पेपर 2 की कर रहे हैं तो 5 बजे और 3 बजे दोनों की क्लास ज्वाइन करिएगा, आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। आज का जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग EVS के क्वेश्चन करने वाले हैं। 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला है क्वेश्चन, EVS में मानचित्रण कौशल, यानी जो EVS में मानचित्रण कौशल होता है, मैपिंग स्किल होती है, उसकी हेल्प क्या होती है, यानी उसमें उसका क्या महत्व है। तो पहला है, चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है टीचिंग से रिलेटेड एंड आपको क्लासेस भी मिलती हैं। अगर आप BPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली 2 बजे जो क्लास मिलती है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम लोग GK GS और प्रीवियस के क्वेश्चन जो है स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो बात कही गई है क्वेश्चन में मैपिंग की, यानी मैपिंग स्किल जो है उसकी क्या हेल्प है। तो पहला है, रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, या फिर स्थानों की सापेक्ष स्थिति की मदद को विकसित करता है, या फिर लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है, या फिर पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। तो इसमें आपका आंसर जो है सही हो जाएगा 2, यानी कि स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को जो है विकसित करता है। यानी कि अब मैप के द्वारा ही पता चलता है कि कौन सा स्थान कहाँ पर है, कहाँ पे कौन सी जगह है और कहाँ पे जैसे कौन सी जो फेमस जगह है। मान लीजिए मैप से ही आप पता करते हो कि कहाँ पे राजस्थान है, कहाँ पे श्रीलंका है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे कर्नाटक है, कहाँ पे मध्य प्रदेश है। तो ये सब मैप के द्वारा आपको पता चल जाता है, उसकी स्थिति पता चल जाती है कि कहाँ पे कौन सी स्थिति के सामने है। गुजरात के सामने क्या है, गुजरात के पास कौन सा राज्य है। तो ये सारी कंडीशन आपको क्या है, मैप से पता चल जाती है। तो स्थानों की सापेक्ष की स्थिति जो होती है, स्थिति की समझ को क्या है, मैप जो है विकसित करती है, यानी मैप के द्वारा आपको पता चल जाता है। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, कक्षा 5 के जो है समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, कक्षा 5 का बच्चा है, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है, यानी होमवर्क जो उसको दिया जा रहा है वो हल नहीं कर रहा है, तो इसको क्या है, इसमें सबसे अच्छा उपाय कौन सा होगा। तो पहला है, माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें। तो पेरेंट्स से बात करके क्या करेंगे, आप उनको सलाह देंगे। अगला है, उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें। तो ऐसा नहीं है, बच्चे अगर नहीं कर रहे हैं तो आप उनको ये समझिए आखिर रीजन क्या है, आखिर बच्चा होमवर्क करके क्यों नहीं ला पा रहा है। हो सकता है आप जो दे रहे हो वो उसको समझ में ना आ रहा, या फिर उसको इंटरेस्ट ना उसमें आ रहा हो। तो ये कहना गलत होगा। मान लीजिए अगर बच्चा 5th का है तो आप अगर वो होमवर्क नहीं करके ला रहा है तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप उसको ABCD दे दोगे। ठीक है, तो जो वो नहीं करके ला पा रहा है आप उसका रीजन जानेंगे कि एटलीस्ट ऐसा क्यों है। हो सकता है बच्चे को टाइम ना मिला हो। पेरेंट्स को सलाह देने की इसमें कोई बात नहीं की जा रही है, क्योंकि होमवर्क जो है बच्चा कंप्लीट करके नहीं ला रहा है। ठीक है, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। बिल्कुल सही बात है, आपका 3rd ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि अगर बच्चे को दिक्कत हो रही है तो आप उसकी कठिनाई को समझेंगे, उसका पता लगाएंगे कि आखिर बच्चा होमवर्क करके क्यों नहीं ला पा रहा है, बच्चे को जो काम दिया जा रहा है वो क्यों करके नहीं ला पा रहा है। ठीक है, तो उसकी कठिनाई को समझेंगे, साथ ही साथ उसी के अनुसार कक्षा के कार्य जो है उसको समायोजित करने में उससे बात करेंगे कि हाँ भाई, क्या दिक्कत हो रही है आपको, कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है और कैसे इसको हम डील कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आप क्लास में जब डिस्कशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, बच्चे को कहाँ पे समस्या हो रही है, बच्चे को कहाँ पे इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा है, बच्चे को कहाँ पे कठिनाई हो रही है। तो आप अपने मेथड में परिवर्तन लाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपका 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करेंगे। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप दूसरे बच्चे की हेल्प ले रहे हैं तो 1 दिन हेल्प दे देंगे, 2 दिन दे देंगे, बस कब तक उसको हेल्प देंगे।
एक ना एक दिन उसको एंड होना पड़ेगा। लेकिन अगर बच्चा खुद से कर रहा है, खुद की अगर उसको दिक्कत हो रही है, तो आप खुद से उसकी मतलब कठिनाई को समझना चाह रहे हो, उस पर बात कर रहे हो, तो ये आपका बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि अगर बच्चे की कठिनाई जो है वो दूर हो जाएंगी तो बच्चा धीरे धीरे काम करना स्टार्ट कर देगा। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें बात कही गई है, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। यानी मुस्कान जो है, जो परिवहन है उसमें डीजल वाहनों का जो उपयोग है वो निषिद्ध होना चाहिए, यानी कम हो जाना चाहिए। इस पे क्या कर रही है क्लासरूम में, वो जो विषय है ये परिवहन में डीजल, तो वो वाद विवाद यानी डिस्कशन कर रही है क्लासरूम में। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है, आखिर क्यों वो मतलब क्लास में इस पे डिस्कस कर रही हैं। ठीक है, तो इसमें पहला आपका ऑप्शन है, वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है, या फिर या इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करता है, या फिर वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। तो बिल्कुल सही बात है, आपका थर्ड ऑप्शन होगा। क्योंकि जब जो टीचर है वो बताएंगे कि इसके क्या नुकसान है, कितना पोल्यूशन फैल रहा है, कितनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, कितनी ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं, तो बच्चे क्या है धीरे धीरे समझेंगे कि हाँ इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, इसी से इतना पोल्यूशन फैल रहा है, इसी से ज़्यादा इतनी समस्याएं आ रही हैं, तो उसके प्रति वो संवेदनशील होंगे। धीरे धीरे क्या करेंगे, इस पर प्रतिबंध लगाने की मतलब कोशिश करेंगे कि हम जो इसका प्रयोग धीरे धीरे अपनी लाइफ में कम करें। ठीक है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। या छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपका फर्स्ट भी नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्योंकि जब इस पर डिस्कशन होगा तो क्लासरूम के हर बच्चे एक्टिव होंगे, हर बच्चे समझेंगे, तो धीरे धीरे उनके प्रति क्या वो संवेदनशील होंगे, उनको समझ में आएगा कि इसका प्रयोग जो है हमको कम करना है अपनी लाइफ में। ठीक है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के लिए अल बरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। तो ये अल बरूनी से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। एक आपका मैप से हो गया, एक आपका डायरेक्शन से हो गया, एक आपका जैसे दूरी हो गई, औसत चाल हो गया, समय हो गया, वहां से मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो ईवीएस में फिक्स हैं कि ये आएंगे ही आएंगे। तो इस वजह से ये जो क्वेश्चन है आपको प्रीवियस के ही क्वेश्चन से कंप्लीट करना है, क्योंकि वहीं से पूछता है, थोड़ा बहुत जो है मतलब घुमा देगा संख्याएं, बस बाकी वैसे ही पूछता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आप प्रीवियस के क्वेश्चन से कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो अलबरूनी जो है इनके कक्षा 5 में ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य था, यानी आखिर ये अनुच्छेद जो है इसको शामिल किया गया था पाठ्यक्रम में, तो उसका क्या उद्देश्य रहा। पहला ऑप्शन है, यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है, या फिर यह है शिक्षार्थियों को उनके अवलोकन की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है, या फिर यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करता है, या फिर यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। तो इसमें आपका आंसर जो है वो सही हो जाएगा, यानी 64 का आपका आंसर जो है वो सही होगा 4, यानी कि ए और सी और डी। आपका सी भी सही है और डी भी सही है और आपका ए भी सही है, लेकिन जो बी ऑप्शन है ये आपका गलत है। तो इसमें बात जो कही गई है, यानी यह जो है इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है, क्योंकि अलबरूनी जो था वो भारत आया था, तो जब उसने यहाँ पे अपना भ्रमण किया तो जो उसको चीजें अपने वहां से यहाँ भिन्न लगी, ठीक है, वो उसने अपनी बुक में लिखा था। तो जब हम अलबरूनी की जो अनुच्छेद यानी जो बुक है, अगर उसको हम पढ़ते हैं तो हमको पुराने टाइम में क्या स्रोत थे, कैसा क्या मतलब इतिहास था, तो उसके बारे में हमको मदद मिलती है। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट सही हो जाएगा और आपका थर्ड भी सही और आपका डी भी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल, क्योंकि 1000 साल पहले ही वो भारत आया हुआ था,
मौजूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करता है, यानी उनको पता चलेगा कि 1000 साल पहले भारत में कैसी तकनीकी थी। यह शिक्षार्थियों को इतिहास में एक साक्ष्य की भूमिका का सराहना करने में मदद करता है। तो इसमें आपका ए, सी और डी यानी कि आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है ईवीएस की एकीकृत प्राकृत सहायक है, यानी ईवीएस की जो प्राकृत है, जो नेचर है, वो कैसा है। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में, या फिर दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में, या फिर पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में, या फिर पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्ण सीखने में। तो इसमें जो बात कही जा रही ईवीएस का एकीकृत जो मतलब नेचर है वो सहायक है, आखिर क्यों ऐसा। तो पहला जो ऑप्शन है शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर है वो 4 सही होगा, क्योंकि पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्व सिखाने में। क्योंकि ईवीएस जो होती है वो हर बच्चे के मतलब बच्चे के क्या इन्वायरमेंट का ही सब होता है ईवीएस के अंतर्गत। तो ईवीएस में बच्चा जब पढ़ रहा होता है तो अपने इन्वायरमेंट में आसपास की चीजें देख रहा होता है और चीजें कनेक्ट कर पा रहा होता है, तो सार्थक पूर्व सीख भी पा रहा होता है, यानी चीजें को जो अर्थपूर्ण जो मीनिंगफुल लर्निंग होती है वो उसके होने में मदद मिल रही होती है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेत नहीं है। यानी जो ईवीएस है उसमें बात ये कही जा रही है कि व्यापक संकेत नहीं है, यानी जो है असेसमेंट जो हो रहा है। तो पहला है समानता के प्रति सरोकार, या फिर अवधारणा मानचित्र, या फिर सहयोग, या फिर न्याय के प्रति सरोकार। तो इसमें आपका आंसर जो है 2 सही हो जाएगा, यानी कि अवधारणा जो है मानचित्र, यही आपका जो है व्यापक संकेत नहीं होगा। क्योंकि अगर मतलब आप मैप के माध्यम से आकलन कर रहे हो तो ये मतलब आपका आकलन नहीं हो पाएगा, व्यापक नहीं होगा, क्योंकि लिमिट मतलब सीमित है। भाई अगर आप मैप के द्वारा बच्चे का आकलन कर रहे हो तो सीमित है। आप ये तो नहीं भारत के नक्शे के बाहर जाके आकलन करना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन जो पहला है आपका समानता के प्रति सरोकार, तो ये आप किसी भी प्रकार से आकलन कर सकते हो। सहयोग हुआ, न्याय के प्रति सरोकार, लेकिन आपका जो 4 ऑप्शन है यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव जो है आपका अवधारणात्मक मानचित्र ही होगा। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 67 पे। इसमें बात कही गई है पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी क्लासरूम में अगर ईवीएस की क्लास चल रही है तो अगर उसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उसका उपयोग जो है, यानी जो ये प्रोसेस हो रहा होता है युक्ति के प्रयोग में उपयोग किया जाता है, यानी किस रूप में इसको प्रयोग में लाया जा रहा है। तो पहला है नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, अनुशासन को बनाए रखने के लिए, या फिर ध्यान खींचने के लिए। तो इसमें आपका आंसर जो है 2 सही हो जाएगा, यानी कि कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। मतलब अगर क्लासरूम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या फिर टीचर कह रहा है बच्चों को मोटिवेट कर रहा है कि आप क्वेश्चन पूछें, तो बच्चे अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो क्लासरूम में हर बच्चा एक्टिव होगा, हर बच्चा जिज्ञासा यानी हर बच्चा कुछ सुनने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा, उसको इंटरेस्ट आ रहा होगा कि हाँ अच्छा इस टॉपिक में ऐसे इस टॉपिक ये जो टॉपिक था इसमें इस बारे में बात कही गई थी, इसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अच्छा इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। तो बच्चे क्या जिज्ञासा होगी बच्चे में, वो जानने की कोशिश करेंगे और टीचर भी साथ में एक्टिव होगा। तो इसमें आपका जो 2 ऑप्शन होगा, यानी लर्निंग जो है बेहतर होगी। अगर बच्चा एक्टिव है, टीचर एक्टिव है और क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, क्लासरूम में डिस्कशन हो रहा है, तो क्लासरूम बेस्ट है, यानी कि इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कक्षा कक्ष में जिज्ञासा बढ़ेगी, नॉर्मल सी बात है। क्योंकि अगर एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है तो दूसरा बच्चा भी कोशिश करेगा कि हम भी पूछें, ठीक है, फिर तीसरा बच्चा कोशिश करेगा कि हम भी पूछें। ऐसे ही हर क्लास मतलब क्लास का पूरा बच्चा जो है एक्टिव हो जाएगा। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपर्युक्त कार्य के लिए ठीक होगा।
यानी कि वो ऐसी एक्टिविटी कराना चाहती हैं कि बच्चे के जितने सेंस है, सारे अधिकतम जो सेंस है जो इन्वॉल्व हो। तो इसमें बात जो कही जा रही है, क्रियाकलाप उपयुक्त कार्य के लिए ठीक होगा या नहीं। तो इसमें आपके जो ऑप्शन है, पहला है उचित जो है ईवीएस साधन के लिए स्मार्ट कक्षा कक्ष का उपयोग करना, यानी कि आप उचित कक्षा, अगर उचित मतलब एजुकेशन देना चाह रहे हैं बच्चे को, तो आप क्या करेंगे, स्मार्ट कक्षा का उपयोग करेंगे। या फिर नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का उपयोग मतलब आयोजन करना, या फिर कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना, या फिर समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। तो इसमें आपका आंसर जो है 2 सही होगा, क्योंकि नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण अगर आप करवा रहे हैं, यानी कि अगर बच्चे को ले जा पा रहे हैं, तो इसमें बच्चे के सारे सेंस इन्वॉल्व होंगे। लेकिन अगर आप मतलब समुदाय के संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करेंगे, तो इसमें बच्चा कुछ होगा तो ऐसा इंटरेस्ट नहीं ले रहा होगा, वो निष्क्रिय रूप से सुन लेगा। अगर समूह चर्चा भी कराएंगे तो हो सकता है कुछ बच्चे एक्टिव ना हो, लेकिन अगर आप घुमाने ले जा रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण करा रहे हैं बच्चों को, तो इसमें हर बच्चा एक्टिव होगा, हर बच्चे के सेंस जो है इसमें इन्वॉल्व होंगे, हर बच्चे के सेंस जो है एक्टिव होंगे। मान लीजिए अगर आप बाहर जाते हैं कहीं भी, तो आप देख भी रहे होते हैं, आप सुन भी रहे होते हैं, ठीक है, यानी आपका दिमाग भी काम कर रहा होता है, आप देख भी हर चीज को गौर से रहे होते हो, आप सुन भी बहुत ज्यादा रहे होते हो। अगर आपको कुछ छू रहा है तब भी आपको पता चल रहा है, तो यानी हर सेंस जो होते हैं, अगर हम बाहर कहीं जाते हैं घूमने टहलने देखने, तो हमारे सारे सेंस जो है इन्वॉल्व होते हैं, सारे सेंस एक्टिव होते हैं। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप क्षेत्र भ्रमण पर कराएंगे तो बच्चे के सारे सेंस इन्वॉल्व होंगे, तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है, यानी कि जो पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, उनको और समाचार जो हैं उनको पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है कि आप लोग समाचार जो है वो पढ़ें। तो पहला है, ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करता है, यानी कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आप स्वतंत्र बनोगे। या फिर ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं, या फिर ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध हैं, या फिर ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जोड़ने में सहायता करते हैं। तो इसमें आपका आंसर जो है 4 सही हो जाएगा, क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ हमारे आसपास कैसी कौन सी घटनाएं हो रही हैं, क्या ग्रो हो पा रहा है, क्या आविष्कार हो रहा है, क्या नई योजनाएं निकल रही हैं, ठीक है, कहाँ पे कौन सी दुर्घटना हो गई है, कहाँ पे क्या कंडीशन है आजकल, जैसे कि आजकल गर्मी बहुत है, तो आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चलता है कि कहाँ पे लोग परेशान हैं, कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, कहाँ पे क्या क्या काम किए जा रहे हैं। तो इससे आपको ये पता चल रहा होता है, अपने संसार के बारे में आप जुड़ पाते हो न्यूज़पेपर के माध्यम से। अगर आप न्यूज़ टीवी पे देख रहे हो या फिर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो आपको समझ में आ रहा होता है कि अपने आसपास क्या घटनाएं घट रही हैं, क्या कंडीशन है, कैसा क्या माहौल चल रहा है, ठीक है, तो आप उसके प्रति अवेयर होते हो। अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह ना पढ़ो, सोशल मीडिया से ना जुड़ो, तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा आसपास की क्या कंडीशन है, क्या माहौल है, क्या कैसा क्या चल रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि अगर बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, पत्रिकाओं को पढ़ रहा है, तो उसमें उसको क्या है, अपने संसार से जुड़ने में सहायता मिलेगी। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वतंत्र बनाने की इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आप स्वतंत्र नहीं हो रहे हो, बट हाँ आपको नॉलेज मिलेगा आसपास के, आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा कि क्या दुनिया में हो रहा है, कैसी क्या कंडीशन है, कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। ये शिक्षार्थी प्रतिस्पर्धा भी इसमें नहीं हो रहा है, मनोरंजन का भी कोई साधन न्यूज़पेपर नहीं है, बल्कि न्यूज़पेपर से क्या होता है, हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, इसमें बात कही गई है, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य को तोरांग कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। तो जंगल को तोरांग कहाँ कहा जाता है, मिजोरम में, झारखंड में, असम में, या फिर उड़ीसा में। तो इसमें आपका आंसर जो है 2 सही होगा, झारखंड, क्योंकि झारखंड में जो जंगल है उसको क्या कहते हैं, तोरंग कहते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और आपका यूपी में क्या कहते हैं, जंगल को जंगल ही कहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या होता है सभी जगह की लैंग्वेज चेंज होती है। मान लीजिए जैसे कि झारखंड में जंगल को क्या कहा जाता है, तोरंग कहा जाता है, तो ऐसे ही सभी जगह की जो लैंग्वेज चेंज होती है। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन ऐसा हर बार आता है, तो इसको आप करके जाइएगा घर से अच्छे से प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, यहीं से टाइम आपका बचेगा। अगर आप पहले से अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करने हैं।
तो इसमें क्वेश्चन जो है पहला, मतलब इसमें बात कही गई है आपका जो है घर एक्स पर स्थित है तथा आपका जो विद्यालय है वो वाई पर स्थित है। मान लीजिए कि आपका ये एक्स है और आपका ये वाई है, ठीक है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, तो जो है ठीक सामने हो चुके हैं, परंतु बात कहेगी परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, क्योंकि आप सीधे जो है अपने घर या विद्यालय नहीं जा सकते। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं। तो कहाँ से जाएंगे? एक्स पर जो आपका घर है और वाई पर आपका विद्यालय है। तो मान लीजिए ये आपका घर हो गया और ये आपका विद्यालय हो गया, ठीक है। तो जाना आपको कहाँ है? एक एक्स पर आपका घर हो गया और वाई पर आपका विद्यालय हो गया, ठीक है। लेकिन जाना कहाँ है आपको? विद्यालय जाना है। तो बात यही की जा रही है कि यद्यपि सामने कोई जो है बीच में मतलब व्यस्त होने के कारण कोई राजमार्ग नहीं है, तो आपको जाना है विद्यालय। तो आप इसमें बात कही जा रही है कि आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, यानी कि ये आपका घर है और आप दक्षिण में जा रहे हैं, तो दक्षिण नीचे होगा, तो नीचे आप जाएंगे कितना? 125। तो ये आपका 125 हो गया, ठीक है। उसके बाद बात की जा रही है कि ठीक आप जाएंगे पूरब में, तो पूरब आपका हो जाएगा इस तरफ, क्योंकि जो डायरेक्शन होती है आप बना के मैप फटाक से देख सकते हैं कि इस तरफ होगा दक्षिण, ये होगा आपका पूरब, ये होगा आपका उत्तर, ये आपका होगा पश्चिम, ठीक है। तो इससे क्या होगा? आपको समझ में आएगा कि हमको किधर जाना है। तो आप दक्षिण में आ गए नीचे की तरफ, फिर आपको जाना है पूरब की तरफ, तो आप पूरब की तरफ चले गए। पूरब की तरफ जाने के लिए आपको जाना है 100 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? लंबा जो है सुरंग पथ पार कर लिया और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर गए। तो ठीक आप उत्तर में जाएंगे तो आप ऊपर जाएंगे, तो 125 यानी कि आप फिर से x और y के बराबर आ चुके हैं। अब बात कही जा रही है कि आप अपने विद्यालय पहुंचते हैं। तो अब क्या हुआ? आप अपने विद्यालय जो है वो पहुंच चुके हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपने सारा क्वेश्चन कर लिया लेकिन लास्ट की अगर लाइन आपने नहीं देखी तो आंसर गलत होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि लास्ट में आपको समझना होता है कि विद्यालय के सापेक्ष पूछा है या फिर घर के सापेक्ष पूछा है। तो इसमें जो बात कही गई है यानी कि वाई जो है, वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ पर स्थित है, तो आपको विद्यालय के सापेक्ष घर का बताना है कि मतलब घर की स्थिति कैसी है। तो आपका जो विद्यालय है, तो आपका विद्यालय यहाँ पर है और घर आपका यहाँ पर है। तो आप जो 125 मीटर तो ये क्रॉस कर चुके थे, ये जो आपके 100 है यानी ये जो 100 दूरी है, तो आपको क्या करना है? 100 मतलब 100 मीटर पश्चिम में आपको जाना होगा। 100 मीटर पश्चिम में आपका घर पड़ेगा, क्योंकि ये जो दूरी है वो 100 है और आपका विद्यालय जो है ये पूरब दिशा में पड़ रहा है, घर आपका पश्चिम में पड़ रहा है। तो ये जब आप विद्यालय से घर जाओगे तो आपको कितना चलना पड़ेगा? 100 मीटर पश्चिम में चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या है। इसमें जो आपका आंसर है 71 का, इसमें बात कही गई है 71 का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, यानी कि 100 मीटर ठीक पश्चिम में आप जाएंगे। तो आंसर आपका जो है फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक उत्तर में भी नहीं जाएंगे, दक्षिण में भी नहीं, ठीक पूरब में भी नहीं, आप क्या है सीधे, क्योंकि आपका घर एक्स पर था, वाई पर था, आप ऐसे करके ऐसे गए। ये जो दूरी थी वो 100 मीटर थी, तो आप जब यहाँ से ऐसे जाएंगे तो ये पश्चिम की तरफ ही जाएंगे और 100 मीटर आपको चलना पड़ेगा। तो क्या है? 100 मीटर ठीक पश्चिम में आपका घर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, इसमें बात कही गई है आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे, यानी जो मिर्च है वो कहाँ से आई हुई है भारत में? दक्षिण अफ्रीका से या फिर दक्षिण अमेरिका से या फिर अफगानिस्तान से या फिर इंग्लैंड से। तो क्वेश्चन नंबर 72 का फर्स्ट सही होगा, यानी दक्षिण अमेरिका से, यानी साउथ अमेरिका से जो है मिर्च जो है आई हुई है भारत, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो मिर्च हुई, आलू है, बैंगन है, ये सब कौन से देश से भारत में आए हैं? कॉफी है, चाय है,
या फिर भारत के ही हैं या फिर विदेश से आए हुए हैं, तो ये कभी कभी पूछ लेता है, तो ये भी ध्यान रखना, कभी कभी मैचिंग में भी ये दे देता है। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, एक ऐसा भी क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें बात कही गई है, कोई लड़का जो है नगर कोइल से मडगांव जाने के लिए जो है 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी जो है आपकी 30 बजे जो नगर कोइल से चली। ठीक है, 6 जून 2020 को जो है 4:30 बजे मडगांव जो है पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने जो है 1145 किलोमीटर दूरी तय की, तो रेलगाड़ी की औसत चाल जो है लगभग क्या थी? तो आपको क्या है इसमें औसत चाल बतानी है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या है औसत चाल बतानी है। तो औसत चाल क्या हो जाएगी, यानी कि जो 4:30 पे पहुंच रही है और 11 किलोमीटर 1145 किलोमीटर की दूरी उसने तय कर ली है, तो 73 जो है इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 38.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से औसत चाल होगी। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा जब इसको आप सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? ठीक है, आंसर जो दिया गया है क्वेश्चन जो पूछा गया है वो सही नहीं, यानी आपको निगेटिव आंसर देखना है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है, पहला जो ऑप्शन है, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती हैं। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं, या फिर प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। नर मक्खियां छत्ते के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। तो इसमें आपका जो है 74, इसमें आपका आंसर जो है सही हो जाएगा 4, यानी कि नर मक्खियां छत्ते के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। क्योंकि नहीं का देना है, तो नर मक्खियां जो होती हैं वो छत्ते के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, अगर आंसर सही देखा जाए। लेकिन हमको क्या है, गलत देना है आंसर, तो गलत का गलत ही होगा, यानी कि नर मक्खियां जो है छत्ते के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। बाकी आपके छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियां होती है, ये ऑप्शन आपका सही है। छत्ते में कुल कुछ नर मक्खियां होती है, ये भी सही है, क्योंकि बहुत सारे नर मक्खियां नहीं होती, कुछ ही नर मक्खियां होती हैं। ठीक है, और प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो कि अंडे देती है, ये भी आपका आंसर सही है। लेकिन इसमें पूछा था निगेटिव, तो निगेटिव का निगेटिव आंसर हो जाएगा, यानी आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? यानी जो भारत का संविधान है वो किसके नेतृत्व में बनाया गया था? पहला है डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर के, या फिर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के, या फिर मोहनदास करमचंद गांधी, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 75 जो है क्वेश्चन, इसमें आपका आंसर जो है सही होगा फर्स्ट, यानी कि डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में क्या हुआ था, संविधान बनाया गया था जो सभी को अधिकार देता है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 76, पौधे के लिए किए जाने वाले नीचे जो दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। यानी जो पौधे के लिए कार्य दिए गए हैं नीचे, इसमें से कौन सा सही है? पौधे को सराहना पौधे को सहारा देना, ह्यूमस जो है प्रदान करना, भोजन संचित करना या फिर भंडारण करना, या फिर पानी और खनिजों को अवशोषित करना। तो 76 जो है आपका आंसर इसमें सही हो जाएगा 2, यानी कि ए और आपका सी और आपका डी ऑप्शन सही है पेड़ों के लिए, क्योंकि पौधे जो होते हैं वो सहारा देते हैं। ठीक है, जड़ों के माध्यम से ही जो सहारा मिलता है। भोजन जो है संचित भी करते हैं, पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो पानी संचित करती हैं, भोजन भी संचित करती हैं, साथ ही साथ पानी और खनिज को अवशोषित भी कर रही होती हैं। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 2 ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, इसमें बात कही गई निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? यानी कि इसमें कौन सा है आपका जो एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? मणिपुर, चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर। तो 77 का फर्स्ट ऑप्शन होगा मणिपुर, क्योंकि मणिपुर जो है वो आपका केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है,
निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? तो पहला है गुजरात और तमिलनाडु, बिहार और बॉम्बे हाई, या फिर बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, या फिर असम और उड़ीसा। तो इसमें बात कही जा रही कच्चे तेल के उत्पादक जो हैं, तो इसमें आपका 78 का फर्स्ट ऑप्शन होगा, यानी कि गुजरात और तमिलनाडु जो है कच्चे तेल के उत्पादक हैं। यहाँ पर क्या है, कच्चा तेल जो है वो प्राप्त होता है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, यानी कि गुजरात और आपका तमिलनाडु ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, इसमें बात कही गई है निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। तो ये आंसर जो है, मतलब ये क्वेश्चन जो है हम लोगों ने कंटेंट की क्लास में किया था। ईवीएस की मैंने 4 क्लासेस में पूरा ईवीएस कंप्लीट करवा दिया है। वन लाइनर में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके उसमें समझ में आ जाएगा, तो आप लोग जा करके देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपका कंटेंट मजबूत होगा तो आप प्रीवियस के क्वेश्चन की हेल्प लेकर के आप अच्छे से क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से पहले कंटेंट कंप्लीट करिए, फिर आप प्रीवियस के क्वेश्चन करिए, क्योंकि अब जो है आपके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ। 7 जुलाई को आप लोगों का एग्जाम है। ठीक है, तो इसमें जो बात कही गई, हम लोगों की तुलना में 4 गुना बेहतर देखते हैं, यानी 4 गुना उनको स्पष्ट दिखाई देता है। तो कौन से ऐसे पक्षी हैं, यानी कौन से ऐसे जो पक्षी हैं? तो पहला है कौवा, चील और बुलबुल, या फिर बाघ, चील और गिद्ध, या फिर फाख्ता, कौवा और मोर, या फिर बाज और कबूतर और तोता। तो 79 जो है इसमें आपका 2 ऑप्शन सही होगा, यानी कि बाघ, चील और गिद्ध जो होते हैं हम लोगों से क्या 4 गुना इनको बेहतर दिखाई दे रहा होता है। यानी जो चीजें हम लोगों को 2 मीटर की दूरी से दिख रही हैं, इनको वही चीजें 4 किलोमीटर की दूरी से भी अच्छी खासी दिख रही होंगी। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और इनको क्लीन बिल्कुल भी दिख रहा होगा, जैसे बाज है, मतलब बाज हुआ, चील हुआ, गिद्ध हुआ, तो इनको दूर से और स्पष्ट चीजें दिखेंगी, बिल्कुल क्लीन दिख रही होंगी। तो इनमें क्या है, मतलब देखने की जो क्षमता है वो अधिक होती है। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, अगला जो क्वेश्चन है पोचमपल्ली से है, यानी कि पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है। ठीक है, जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की जो पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई जिसे भी जो है पोचमपल्ली ही कहते हैं, यानी जिसे क्या है पोचमपल्ली कहते हैं, क्योंकि विशेष मतलब अच्छी डिजाइन की जो है साड़ियाँ वहाँ पे बनाई जाती हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा भारत के किस राज्य के भाग पर है, यानी कौन से अब राज्य में स्थित है जो ये कस्बा है पोचमपल्ली, क्योंकि वहाँ पे क्या बहुत अच्छी डिजाइन की जो साड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो आपका तेलंगाना है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आपका केरल है। तो इसमें आपका आंसर जो है फर्स्ट सही होगा, यानी तेलंगाना राज्य में जो है पोचमपल्ली अब जो है कस्बा स्थित है भारत, यानी कि कस्बा जो है पोचमपल्ली का वो कहाँ है, तेलंगाना राज्य में है। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 81 पे। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थ के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व जो प्रचुर मात्रा में होता है, यानी कि इसमें से आपको देखना है कि इसमें लौह तत्व जो है सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में मिल रहा है। तो पहला है आंवला, बंद गोभी, टमाटर, या फिर बंद गोभी, आंवला और पालक, या फिर गुड़, आंवला और टमाटर, या फिर आंवला, पालक और गुड़। तो इसमें आपका आंसर जो है सही होगा 4, यानी कि आंवला, पालक और आपका गुड़ हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है अधिक मात्रा में आपको आयरन मिलेगा, अधिक मात्रा में आपको प्रचुर तत्व लोह तत्व जो है अधिक मात्रा में मिलने वाले हैं। तो आपका 4 जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि आंवला में भी आपको अधिक मात्रा में लोह तत्व मिलता है, आयरन मिलता है, पालक में भी आपको, गुड़ में भी। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 82 पे। 82 जो है, निम्नलिखित में से किसने टमाटर के पौधे के साथ जो है प्रयोग किया और यह पाया कि मटर, एक मिनट, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किया और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या जो है बौने, पीले या फिर हरे। ठीक है, आदि प्रकार के जो है ये लक्षण पाए जाते हैं। यानी क्या था, उनमें जो है वो आपस में चिपक रहे होते थे। तो ये इसका जो आविष्कार किया था, इसका जो प्रयोग किया गया था वो किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो जॉर्ज मिस्टल ने किया था, चार्ल्स डार्विन ने किया था, या फिर डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने किया था, या फिर
ग्रेगोर जहान जो मेडल हैं आपके। तो इसमें आपका 82 जो है 4 ऑप्शन सही होगा, यानी जो मतलब आपके ग्रेगोर जहान मेडल थे, इन्होंने जो है इसका आविष्कार किया था। ये मॉर्निंग वॉक पे गए हुए थे अपने कुत्ते के साथ, तो इन्होंने वहां पे देखा था कि जो एक मटर है वो आपस में चिपक रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने मतलब माइक्रोस्कोप ला करके देखा था कि उसमें कुछ ऐसा जो था वो आपस में चिपक रहा था। तो आपने देखा होगा जो स्लीपर मतलब जो जूते होते हैं उसमें चिपकाने वाला, जो सैंडल हुए, जो बैग हुए, जो पर्स हुए, उसमें चिपकाने वाला जो होता है जिसको आप खोलोगे तो चुर चुर की आवाज आती है, तो वही इसका आविष्कार किया गया था। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जब इन्होंने देखा था माइक्रोस्कोप से, तो चिकने व खुरदरे भी थे, लंबे या बौने, पीले या जो है हरे, उसमें कुछ जोड़ियों में बने हुए थे जो आपस में चिपक रहे थे। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से लेकर 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं, यानी 3 मीटर से लेकर के 3.5 यानी 3.5 मीटर की ऊंचाई पर भी घर वो बनाते हैं, और घर जो बने होते हैं लकड़ी से। ठीक है, और बांस के खंभों पर। तो एक आपका असम होगा, उड़ीसा होगा, राजस्थान और आपका लद्दाख। तो 83 जो है इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, यानी कि असम में। क्योंकि असम में क्या होता है, जो घर बनाए जाते हैं वो ऐसे बने होते हैं, ये डंडे ऐसे गाड़ दिए जाते हैं और फिर इस पे घर बना दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो वहां पे बारिश बहुत अधिक मात्रा में हो रही होती है, तो बारिश जब होती है तो पानी यहाँ तक रह जाता है, घर जो है लोगों के बच जाते हैं, घर जो है डूबते नहीं है। इस वजह से क्या है, नीचे डंडा मतलब लगा दिए जाते हैं, लकड़ी के जो खंभे बना दिए जाते हैं बांस के, और फिर खंभे बनाने के बाद ऊपर जो है वो घर बना लिया जाता है। तो जब बारिश का पानी होता है तो सिर्फ यहीं यहीं रह जाता है, मतलब नीचे रह जाता है, ऊपर जो है वो घर उनका सुरक्षित रहता है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान में जो है वो घर कैसे पाए जाते हैं, मिट्टी के घर पाए जाते हैं, कच्चे घर पाए जाते हैं, तो ये ध्यान रखना। लद्दाख में जो है पत्थर के घर बनाए जाते हैं 2 मंजिल के। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना क्योंकि लद्दाख में बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही होती है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर यानी कि जो गुजरात की राजधानी है, और पटना जो कि बिहार की राजधानी है, दिशाएं क्रमशः हैं। यानी आपको देखना है कि जो गांधीनगर है और साथ ही साथ जो आपका पटना है वो कौन सी दिशा में है। तो आपका पहला है उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम। ठीक है, या फिर दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, या फिर दक्षिण पूर्व और आपका दक्षिण पश्चिम, या फिर होगा दक्षिण पश्चिम या फिर दक्षिण पूर्व। तो 84 जो है इसमें आपका आंसर सही होगा 4, यानी कि दक्षिण पश्चिम और आपका दक्षिण पूर्व हो जाएगा। यानी कि जो गुजरात है और पटना है, यानी पटना जो बिहार की राजधानी है, वो दक्षिण पश्चिम और आपका दक्षिण पूर्व स्थित हो जाएगी। यानी इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, आप इस ईवीएस जो है मतलब आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजनाएं बनाएंगे। यानी जो ईवीएस की क्लासरूम होती है, एकीकृत जो मतलब ईवीएस है, उसके लिए आप कैसी योजनाएं बनाएंगे। तो पहला है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे। यानी कि विज्ञान अलग टीचर पढ़ाएगा और सामाजिक विज्ञान अलग टीचर पढ़ाएगा, तो आप इसका क्या है, प्रबंध करेंगे। या फिर पर्यावरण जो है विज्ञान के लिए अलग जो है अध्यापक का प्रबंध करेंगे। या फिर एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को है जो है मिलाएंगे। या फिर अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग अलग करेंगे। तो इसमें आपका जो है आंसर सही होगा थर्ड, यानी कि बात जो कही जा रही एकीकृत, यानी कि क्या करना, आपको एक में इंक्लूड करना है जो ईवीएस जो आपकी ईवीएस होती है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चा जो है ईवीएस अपने इन्वायरमेंट में सभी को इंक्लूड देख रहा होता है, वो ये नहीं देख रहा होता कि ये अलग पार्ट है ये अलग पार्ट है। ठीक है, इस वजह से क्या है, एकीकृत बात भी कही जा रही है। आपका एनसीएफ भी कहता है कि हमको सभी छोटे क्लासेस में आपने देखा होगा कि बुकें अलग अलग नहीं होती, यानी 1 में भी बुक अलग नहीं होगी, क्लास 2 में भी बुक अलग अलग नहीं होती, एक ही बुक में बच्चे को पढ़ाया जाता है। गणित और हिंदी के माध्यम से बच्चे को ईवीएस सिखाई जा रही होती है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन होगा, यानी बच्चे को क्या करना है, आपको एक ही या 2 विषय में अधिक क्षेत्रों को मिलाएंगे, क्योंकि बच्चा जो है सभी को एकीकृत के रूप में ही देख पा रहा होता है, अलग अलग वो नहीं देख पा रहा होता है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अलग अलग विद्यालय मतलब अध्यापकों के आप प्रबंध नहीं करेंगे,
ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, आपका ऑप्शन 4 भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन जो है आपका थर्ड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 86। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? यानी कि जो आपके ईवीएस में क्या होता है, थीम, क्योंकि इसमें चैप्टर नहीं दिया हुआ है, थीम पर ही आपकी पूरी ईवीएस आधारित है। थीम है और उप थीम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो थीम दी गई है उसमें बात कही जा रही है कौन सा विषय एक है। तो पहला है जो हम मतलब बनाते हैं और जो करते हैं, या फिर चीजें कैसे काम करती हैं, या फिर पदार्थ, या फिर प्राकृतिक संसाधन। तो जो थीम है, सबसे पहले बच्चा परिवार और दोस्त के संपर्क में आता है, फिर उसको खाने के लिए मतलब भोजन चाहिए, फिर रहने के लिए आपको घर भी चाहिए, फिर घूमने के लिए आपको मतलब कहीं घूमना भी है तो ट्रेवलर भी होना चाहिए। फिर क्या होता है, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ठीक है, यानी कुछ आप करोगे भी, तो ये जो है सारा थीम पर ही आधारित होता है, और ईवीएस जो है पूरी थीम पर ही आधारित है। उसके बाद आपके उप थीम आते हैं। तो उप थीम में आपके जैसे जो आपके संबंधी हो गए, आपके जो जानवर हैं, फिर उसके अंतर्गत भोजन हुआ। ठीक है, तो वो उसके मतलब उप थीम के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन जो थीम है, जैसे कि आप परिवार में, आपका परिवार हुआ, आपके दोस्त हुए, फिर आपको भोजन, ठीक है, फिर आपका क्या हुआ, घर, यानी रहने के लिए घर भी चाहिए, फिर आपका जो यात्रा, यानी आप यात्रा भी करोगे, फिर जो चीजें हम बनाते हैं वो करते हैं, तो ये आपके उप थीम मतलब थीम के अंतर्गत आ जाते हैं, और आपका उप थीम भी होता है। तो इसमें बात जो कही जा रही थीम के बारे में पूछा गया है, तो 86 जो है फर्स्ट ऑप्शन होगा, यानी कि चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, यानी कि आप कुछ काम भी करोगे। ठीक है, तो इस वजह से आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, चीजें जो हम बनाते हैं और जो हम करते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, ये आपके ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यानी ये थीम का पूछा था, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है उपव्याख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। यानी जो व्याख्यान हो रहा है तो उसमें कौन सा जो है दर्ज नहीं करना चाहिए अभिलेख। तो पहला है मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की जो है पहचान करना, या फिर निर्णय वाले कथनों को लिखना, या फिर मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, या फिर बच्चे की रुचियों तथा संबंधों आदि की पहचान करना। तो 87 जो है इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही है, और आपका सी ऑप्शन सही है, और आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्या आपको दर्ज नहीं करना चाहिए। तो मुख्य रूप से जो समस्याग्रस्त स्थितियों को आप दर्ज नहीं करेंगे, यानी कि प्रॉब्लम क्या है, अगर आप यही गिनते रहेंगे तो क्या है, आप जो है लर्निंग अच्छी नहीं करा पाएंगे, तो ये भी आपको नहीं करना है। और आपका है थर्ड, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, ये भी आपका नहीं होगा। बच्चे की रुचियों तथा संबंधों आदि की जो है पहचान करना, ये भी आपका जो है उपव्याख्यान अभिलेखों में दर्ज नहीं होना चाहिए, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, यानी कि आपका 2 ऑप्शन सही है। ठीक है, यानी क्या है, दर्ज नहीं करना चाहिए, तो आपका 2 ऑप्शन होगा। 88 पे चलते हैं। 88 है स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य करने से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी जो धारणाएं बनी हुई हैं, रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या जो है करना चाहिए। यानी कि क्या है, जो जेंडर स्टीरियोटाइप बना हुआ है उसके प्रति बच्चों को संवेदनशील करना चाह रही है, तो कौन सी जो है एक्टिविटी करेंगी। पहला है केवल लड़कों को प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहेंगी, या फिर एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो कि ऑटो चालक हैं, यानी जो है ऑटो चला रही हैं, या फिर रूढ़िवादी मॉडलों और छात्रों को प्रस्तुत करें, या फिर विभिन्न प्रकार के कार्यों के जो फ्लैश कार्ड दिखाएं। तो 88 का जो है आपका 2 ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अगर आप उस माँ को आमंत्रित कर रहे हैं जो कि एक ऑटो चालक है, यानी ऑटो ड्राइवर है, जो कि ऑटो चला रही हैं, तो क्लासरूम में क्या होगा, जो बच्चे में धारणाएं बनी आ रही हैं कि जो महिलाएं हैं वो घर का ही काम करेंगी, पुरुष जो है वो बाहर का काम करेंगे, जो पुरुष हैं वो लड़के जो है रोते नहीं हैं, तो उनमें जो धारणाएं बनी हुई हैं, अगर आप ऐसा कुछ उनको आमंत्रित करेंगे, जब वो क्लासरूम में आएंगी, डिस्कस करेंगी, अपनी बात बताएंगी, तो बच्चे जो अगर जिन बच्चों में धारणाएं बनी हैं, फिर जिन लड़कियों में धारणाएं बनी हुई हैं, उनका क्या होगा, धीरे धीरे उनका डेवलपमेंट होगा, धीरे धीरे उनको समझ में आएगा कि हाँ अगर ये कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, धीरे धीरे बच्चे क्या है उसके प्रति संवेदनशील बनेंगे, तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 89 पे। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय
पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। तो पुनीत चाहता है, यानी जो क्लास 5 के बच्चे हैं वो पढ़ाना चाह रहे हैं शरीर की रूपरेखा के बारे में, टीचर। तो उसके पहले उन्होंने क्या किया, भोजन विषय जो है पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र बनाने को कहा बच्चे से कि पाचन तंत्र आप बनाइए। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया? पहला ऑप्शन है अच्छे जो है ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, यानी कि अगर जिसने भी पाचन तंत्र अच्छे से बना लिया तो उससे ये पता चलेगा कि उसकी ड्राइंग जो है अच्छी है। या फिर पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का जो है मूल्यांकन करना। तो मूल्यांकन बाद में होगा, यानी कि पहले आप एटलीस्ट पढ़ाएंगे, उसके बारे में बच्चों को नॉलेज देंगे, उसके बाद आप मूल्यांकन करेंगे कि बच्चे को कहाँ पे दिक्कत हुई है या फिर बच्चे ने कितना सीखा है। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, पाचन तंत्र बनाने को टीचर कह रहा है, टीचर ये जानना चाह रहा है कि बच्चे को इसके बारे में कितना आ रहा है पहले से, ठीक है, उस आधार पे वो आगे पढ़ाएगा। तो इसमें कौशल यानी ड्राइंग कौशल जो विकसित हो रहा है उसकी कोई बात नहीं की जा रही है। मूल्यांकन भी आपका जो है बाद में होगा, क्योंकि लर्निंग पहले होगी, मूल्यांकन आपका बाद में होगा। परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित जो है आरेख बना सकता है, तो ये भी आपका गलत होगा, क्योंकि पहले क्या है, परीक्षण नहीं करेंगे। 4 आपका ऑप्शन सही होगा, यानी पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, कि जब अगर बच्चे जो पाचन तंत्र बनाएंगे तो टीचर को समझ में आएगा कि हाँ बच्चे को इसके बारे में कितना पता है, या फिर बच्चे कुछ ऐसे भी होंगे जिनको कुछ भी नहीं पता होगा, तो बच्चे कितना जानते हैं इस बारे में टीचर को ये समझ में आ जाएगा। बच्चे को जो शिक्षार्थियों के विचार हैं वो टीचर को पता चल जाएंगे। अगर उनको उस बारे में पता होगा तो पाचन तंत्र बना लेंगे और साथ ही साथ टीचर को बताएंगे भी कि हाँ ये इसके काम होते हैं। लेकिन अगर वो नहीं बना पा रहे हैं तो टीचर को पता चल जाएगा कि बच्चे को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो टीचर जो है अपनी लर्निंग उस हिसाब से करेगा, अपने मेथड में परिवर्तन लाएगा। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। टीचर जो है वो ये जानना चाहता है कि बच्चे को एटलीस्ट इस बारे में कितना पहले से आ रहा है। ठीक है, अगला है लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? यानी कि रचनात्मक आकलन जो आपका होना है, फॉर्मेटिव जो असेसमेंट है, उसमें कौन सा संबंधित नहीं है? पहला है इसको छात्रों की प्रगति की जो है निगरानी करनी है, यानी छात्रों की जो प्रगति हो रही है आप उसकी निगरानी करेंगे, क्योंकि इसमें पूछा है नहीं। क्योंकि अगर आप जो रचनात्मक आकलन करेंगे तो पता चल रहा होता है कि बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन क्या है, हमको निगेटिव आंसर देना है। बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। अगला है रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी जो है सूचना दी जानी है, तो ये आपका ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में आप सूचना नहीं दे पाएंगे। तो इसमें आपका यही ऑप्शन होगा, यानी रचनात्मक आकलन के संबंध में कौन सा नहीं है, तो यही आपका, क्योंकि रचनात्मक आकलन के बारे में कोई बात नहीं की जा रही है। 4 है अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है। तो बिल्कुल सही बात है, टीचर को पता चल रहा होता है कि बच्चे को कहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्योंकि रचनात्मक आकलन अगर हो रहा है, फॉर्मेटिव असेसमेंट हो रहा है, तो टीचर को हर बार समझ में ये आएगा कि हाँ बच्चे को कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे उसको हमको हेल्प करनी है, कहाँ पे उसको ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, कहाँ पे उसको कम हेल्प की ज़रूरत है, कहाँ पे उसको हमको कैसे पढ़ाना है जो उसको समझ में आएगा। तो ये भी आपका ऑप्शन सही है, ये भी सही। लेकिन आंसर जो कहा गया था, इसमें कहा गया संबंध में से सही नहीं, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है उससे रिलेट नहीं कर रहा है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन होगा, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इनकी जो है सूचना दी जाती है, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव का निगेटिव आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये 30 क्वेश्चन थे, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। ठीक है, पूरा एक सेट था। तो कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा कि 30 ऑफ आपके कितने सही हुए हैं। बाकी ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करना। कल हम लोग सीडीपी के क्वेश्चन करने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होगी, तो उसको आप ज्वाइन करिएगा। 5 बजे की क्लास आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन करना भी स्टार्ट कर चुके हैं। बाकी चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है टीचिंग से रिलेटेड, एंड आपको क्लासेस भी दी जाती हैं, चाहे आप सीटेट पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो। आपको यहाँ पे 3 बजे और जो 5 बजे की क्लास मिलती है, अगर आप दोनों ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करना जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि अब जो है आपके लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। ठीक है, कोशिश यही करिए कि जो अगर आपने अभी से स्टार्ट किया है तो टाइम दीजिए 3 से 4 घंटे पढ़ाई को,
क्योंकि तभी जाके आपका जो है अच्छे से क्वालिफाई हो पाएगा। अगर आप डेली 1 घंटे टाइम दे रहे हैं, 2 घंटे टाइम दे रहे हैं, तो इससे क्वालिफाई नहीं होगा। अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आपने अभी स्टार्ट किया है तो 3 से 4 घंटे आपको देना पड़ेगा। प्रैक्टिस इनफ करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपको ये समझ में आएगा कि क्वेश्चन जो है किस लेवल के आते हैं, क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछता है, लैंग्वेज कैसी है सीटेट की, तो ये सब कुछ आपको प्रीवियस के क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। बाकी फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने जैसे अपना सीटेट क्वालिफाई कर लिया था, मैं वैसे ही आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। आपका भी फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। आपको करना क्या है, बस कंटेंट और आपके प्रीवियस के क्वेश्चन, यानी कंटेंट जो है एनसीईआरटी फॉलो करनी है और प्रीवियस के क्वेश्चन करने हैं बस। और प्रैक्टिस आपको इनफ करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस से क्या होगा, आपका टाइम मैनेज होगा, आपको समझ में आएगा कि पेपर हमको कैसे सॉल्व करना है, पेपर की लैंग्वेज क्या रहती है, क्योंकि लैंग्वेज भी सीटेट में बहुत ज़्यादा घुमाई जाती है। लैंग्वेज का ही खेल है। मान लीजिए ये क्वेश्चन जो था, अगर आप उसको अच्छे से ना समझे होते तो इसमें बात कही गई थी, नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको ना देखते, मतलब जल्दी जल्दी पढ़ते कि रचनात्मक आकलन के संबंध में है, यहाँ पे मान लीजिए 2 लाइन का क्वेश्चन था, लेकिन सीटेट में क्या होता है, आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन के पूछे जाते हैं। तो अगर आप ऊपर से पढ़ते जा रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन पॉजिटिव है, आप पूरा क्वेश्चन ना पढ़ करके 4 लाइनें पढ़ के आप आंसर ढूंढने लगे, आपने पॉजिटिव चेक मतलब क्लिक किया और आप आगे बढ़ गए। लेकिन जब लास्ट में देखोगे तो उसमें नहीं मेंशन होगा। अब क्या हो रहा है कि हम लोग के माइंड सेट बना हुआ है कि पॉजिटिव आंसर देना है, तो इस वजह से लास्ट में नहीं लिख दिया जाता। जब नहीं लिख दिया जाएगा तो निगेटिव क्वेश्चन हो जाएगा, निगेटिव आंसर उसको देना पड़ेगा। तो इस वजह से नहीं जो लिख गया तो क्वेश्चन चेंज होगा, क्वेश्चन का मतलब तुरंत चेंज हो जाएगा और उसका आंसर भी चेंज होगा। तो ये भी मिस्टेक बहुत ज़्यादा लोगों से होती है कि लास्ट में नहीं लिखा हुआ था, हम लोग पॉजिटिव ढूंढने के चक्कर में 1-2 गलती कर देते हैं। तो इस वजह से क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, समझ के पढ़ना कि हाँ क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो ये सब कुछ आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस के क्वेश्चन से, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपको समझ में आएगा, आपको लैंग्वेज समझ में आएगी कि कौन से लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो सभी अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, बाकी आपको क्लासेस भी मिलती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।